Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of January 2023. कल के भी 2-3 न्यूज़ आइटम्स जो इंपॉर्टेंट थे वो मैं ऐड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर द पेपर न्यूज़पेपर एनालिसिस विद योर फ्रेंड्स एज वेल. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर किया करिए. स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है. पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन कौन सा होगा इसमें से? ऑप्शंस आपके सामने, स्नेक्स, स्पाइडर, कोरल्स, हॉर्सेस. बी हॉर्सेस, स्पाइडर, स्नेक्स, कोरल्स. सी है कोरल्स, स्पाइडर, स्नेक्स, हॉर्सेस. या डी स्पाइडर, स्नेक, कोरल्स, हॉर्सेस. ये सारे एक जैसे ही लग रहे हैं ना. एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, कोरल्स सबसे पहले, देन उसके बाद स्पाइडर्स, देन उसके बाद स्नेक्स एंड देन हॉर्सेस, ठीक है ना. सो दिस वॉज द ऑर्डर. Question number 2 है, lichens which are capable of initially ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of. तो lichens किसका symbiotic association होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन में हैं, देख लीजिए और करेक्ट आंसर होता है. ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अलगाई एंड फंजाई, ठीक है ना. तो डी इज द करेक्ट आंसर, अलगाई एंड फंजाई. माइकोराइजे आपको याद होगा, तो लाइकेन इज एन एसोसिएशन ऑफ दैट. दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, इसीलिए इसके सिम्बायोटिक बोलते हैं. सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्यों? क्योंकि दोनों को ही फ़ायदा होता है एक दूसरे से. खाना प्रोवाइड करता है, एक रेसिडेंस प्रोवाइड करता है. तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स बायोटिक पोटेंशियल. इनमें से कौन सी चीज़ बायोटिक पोटेंशियल को डिफाइन करती है? अगेन ऑप्शंस आपके सामने हैं चारों. आपको बताना है कि इनमें से बायोटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी. It refers to the maximum reproductive capacity of an organism under optimum environmental condition. मतलब कि जब ऑप्टिमम इन्वायरमेंट की कंडीशन रहे तब आपकी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी हो सकती है एक ऑर्गेनिज्म की, वही उसका बायोटिक पोटेंशियल है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स. आपको समझ में आ गया होगा. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भगवान देव नारायण जी के, राजस्थान बहुत फेमस है, राजस्थान के बहुत फेमस ये गुरु की तरह माने जाते हैं और उनको भगवान की उपाधि भी दी गई है. भगवान विष्णु का अवतार बताया जाता है. एंड गुर्जर जो समाज है, गुर्जर समाज बेसिकली इनकी बहुत पूजा करता है. तो देव नारायण जी के का जन्म जो होता है राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ था. याद रखिएगा, मालासेरी नाम का गांव है, भीलवाड़ा में मालासेरी नाम का गांव है, वहाँ पे हुआ था. तो वहाँ पे आज 1111वीं जयंती जो थी उसको सेलिब्रेट किया गया था. 11/11/1111 ये नंबर का एनिवर्सरी थी. तो उसको सेलिब्रेट किया गया था. एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था, 1111वीं जयंती को सेलिब्रेट किया. भगवान देव नारायण, याद रखिएगा, भीलवाड़ा में जन्म हुआ. मालासेरी गांव था राजस्थान का. और ये बहुत फेमस थे फॉर गौ रक्षा, यानी काऊ सेवक या गौ रक्षक के रूप में आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये फेमस थी. वॉज नोन फॉर मतलब प्रेइंग टू मतलब काउज एंड उनको प्रोटेक्ट करना, उनके प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारा काम किया है, ठीक है ना. अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, जैसे रामायण है तो रामचरितमानस है यहाँ पे राम जी के लिए, है ना. ऐसे ही भगवत गीता में कृष्ण जी की बातें लिखी गई हैं. तो ऐसे यहाँ पे इनका भी एक ग्रंथ है, देव नारायण की फड़ बोला जाता है, देव नारायण की फड़. तो ये हिंदी नाम है, देव नारायण की फड़. दैट इज़ द बुक विच हैज़ बीन रिटन फॉर देव नारायण जी, है ना. तो उनके उसमें जो जीवन वो था उसके बारे में बताया गया. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग सम फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस. ये भी इस तरह के न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होते हैं. कहाँ से हैं देव नारायण जी, ये इंपॉर्टेंट है. मालासेरी राजस्थान गौरक्षक थे. तो इसमें एक दो फैक्ट बन सकता है. आगे ये कल का एक न्यूज़ आइटम है. कल इंडिया ने भी नोटिस दी है पाकिस्तान को रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी बहुत फेमस ट्रीटी है 1960 की. एंड इसका ओरिजिन जो है उसमें सबसे पहली बात तो इंडस में 6 नदियां हैं, ठीक है ना. इंडस, सतलज, ब्यास, रवि, झेलम, चेनाब, ये 6 नदियाँ, मतलब अलॉन्ग विद इंडस देयर आर टोटल 6 रिवर्स जो कि डिस्प्यूट का हिस्सा है. अब इनमें से ईस्टर्न रिवर हैं 3. ईस्टर्न रिवर 3 कौन सी हैं? ब्यास, रवि और सतलज. याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा. 3 नदियाँ इसमें से ईस्टर्न हैं जिसको बोलते हैं ब्यास, रवि और सतलज. और 3 नदियाँ इसमें वेस्टर्न है जिनको बोलते हैं चेनाब, इंडस एंड झेलम, ठीक है ना. 3 ईस्टर्न है, ब्यास, रवि एंड सतलज. एंड 3 वेस्टर्न है जिनको बोलते हैं चेनाब, इंडस एंड झेलम.
अब इसमें जब ट्रीटी हुई तो जो ईस्टर्न रिवर्स थी, ईस्टर्न रिवर यानी कि आपका ये ईस्टर्न रिवर यानी कि आपका ब्यास, रवि एंड सतलज, ये इंडिया को दिया गया है ना, इसका कंट्रोल इंडिया को दिया गया ईस्टर्न रिवर्स का। और वेस्टर्न रिवर जो थी, जो आईसीजे मैं बोलता हूँ, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी होता है, आईसीजे वेस्टर्न रिवर्स भी होती हैं। तो ये जो आईसीजे वाली रिवर्स थी ये किसको दी गई, ये पाकिस्तान को दी गई, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो इंडिया है, द ट्रीटी गिव्स इंडिया 20% ऑफ द वाटर फ्रॉम इंडस रिवर सिस्टम एंड रेस्ट 80% गोज टू पाकिस्तान। तो ये जो इंडस रिवर सिस्टम है 20% इंडिया को और 80% पाकिस्तान को जाता है। एंड ट्रीटी अलाउज इंडिया टू यूटिलाइज द वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर्स एज वेल फॉर लिमिटेड इरीगेशन and non-consumptive use for applications such as power generation, navigation etc. मतलब जो ट्रीटी है वो वेस्टर्न रिवर्स का भी थोड़ा बहुत पानी इंडिया को यूज़ करने की परमिशन देता है, लेकिन वो यूज़ केवल और केवल लिमिटेड पर्पस के लिए किया जा सकता है, यानी कि इरिगेशन के लिए किया जा सकता है या नॉन कंजम्पटिव यूज़ के लिए किया जा सकता है, जैसे कि आपने मतलब थोड़ा पावर जनरेशन कर लिया, नेविगेशन कर लिया। स्टोरेज आप नहीं कर सकते, है ना, स्टोरेज आप नहीं कर सकते। अच्छा, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है वो 3 टीयर्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। नंबर 1 पे है परमानेंट इंडस कमीशन। एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाई गई है, इसको यूनाइटेड नेशंस ने बनाया था फॉर रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट दैट मे राइज इन वाटर शेयरिंग। तो परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया। इसके अलावा अगर ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है परमानेंट इंडस कमीशन से, तो उसके बाद जो टेक्निकल डिफरेंसेस हैं वो वर्ल्ड बैंक के मतलब अप्रोच करेंगे वर्ल्ड बैंक को टू अपॉइंट अ न्यूट्रल एक्सपर्ट। एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाएगा। एंड तीसरा जो मैकेनिज्म है, अगर आप न्यूट्रल एक्सपर्ट के भी मैकेनिज्म से खुश नहीं हो और डिस्प्यूट रह जाता है, तो फिर आपको तीसरा मैकेनिज्म दिया जाता है जिसमें कि आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हो। दे कैन गो टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है ना। तो ये 3 टीयर्ड मैकेनिज्म है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब इंडिया ने नोटिस क्यों भेजा है? इंडिया ने नोटिस भेजा है, इमीडिएट ट्रिगर इंडिया का ये है नोटिस तो पाकिस्तान का, टू एड्रेस द इशू ऑफ 2 पैरेलल मैकेनिज्म्स फॉर सोल्यूशन टू द डिफरेंस ओवर हाइडल प्रोजेक्ट। देखो क्या है, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चलती है बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स को लेकर के। जैसे इंडिया का एक प्रोजेक्ट है आपका किशन गंगा रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट है जिसको मतलब हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, द किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन किशन गंगा रिवर। और किशन गंगा क्या है, ट्रिब्यूटरी है झेलम की। इसके अलावा रैटले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट है जो कि चेनाब नदी पर है, ये भी एक डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है ना। किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी डिस्प्यूट है और आपका रतले प्रोजेक्ट भी डिस्प्यूट है, चेनाब नदी पे है रतले, और आपका किशन गंगा किस नदी पे है, किशन गंगा पे है, और किशन गंगा ट्रिब्यूटरी है किसकी, झेलम की। अब इंडिया ने क्यों भेजा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 अलग अलग आर्बिट्रेशन के तरीके हैं और हर तरीका एक साथ नहीं चलेगा, अलग अलग टाइम पे चलेगा। पाकिस्तान ने क्या किया, 2 पैरेलल मैकेनिज्म एक साथ खोल के रख दिए हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से दिक्कत क्या हो रही है, इंडिया ने बोला कि या तो ट्रीटी में आप चेंज करो, जब 3 स्टेज सोल्यूशन है आपके पास, तो आप कॉन्करेंटली 2 जगह पे वर्ल्ड बैंक में भी जा रहे हो, आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जा रहे हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी है, अगर तो आप मॉडिफिकेशन करो इंडस वाटर ट्रीटी पर अंडर सच सर्कमस्टांसेस, है ना। तो ये जो बात है इस कारण से थी, न्यूज़ में थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अच्छा, पाकिस्तान क्या किसी ऑब्लिगेशन में है चेंज करने के? नहीं, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि वो एग्री करे इन प्रपोजल्स को। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और न्यूज़ आई थी, आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड कंपनी है, उसने रिसेंटली एक डेवलप किया है भार ओएस सिस्टम, BHAR OS सिस्टम, भारत OS सिस्टम के तर्ज पे होगा ये। भार OS सिस्टम क्या है, एक इंडिजिनस होम ग्रोन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि एंड्रॉयड होता है, iOS होता है, उसी प्रकार से इंडियन होम ग्रोन इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम है भार OS। इसको डेवलप किया गया है टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन स्मार्टफोन्स एंड टू प्रमोट द यूज़ ऑफ लोकली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। तो वही है, वोकल फॉर लोकल वाली बात है। लोकली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, इंडिजनाइजेशन करने के लिए बेसिकली ये किया गया है। फीचर्स क्या है भार ओएस के? तो सबसे पहली बात तो ये कि भार ओएस ऑफर करेगा नेटिव ओवर द एयर अपडेट्स, जो नेटिव अपडेट्स उनको अपडेट करेगा। जैसे अभी तक तो गूगल न्यूज़ और ये फॉरेन की न्यूज़ अपडेट करते हैं, वेदर भी फॉरेन का अपडेट करते रहते हैं, तो ये जो है नेटिव अपडेट करेगा। इसके अलावा ऑटोमेटिकली ये नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स सेटिंग्स रहेगी, जैसे कि यूज़र्स डू नॉट हैव टू कीप और यूज़ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स। इसमें कोई प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आपको नहीं रखने की ज़रूरत है, आप चाहें तो सब हटा सकते हैं, है ना। एंड ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स वाली सेटिंग्स रहती हैं। प्राइवेट ऐप
इसमें एक सिस्टम यूज़ होगा जैसे कि प्राइवेट ऐप स्टोर होता है ना पास सर्विसेज के लिए, वैसा सिस्टम यहाँ पे भी होगा। और यहाँ पे आप ऐप्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। भार ओएस जो है बेसिकली एक तरह से एंड्रॉयड जैसा ही सिस्टम है। इट इज़ उसका प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेम है, एंड्रॉयड जैसा ही है। और बस इसमें अंतर ये रहेगा, गूगल से अंतर ये रहेगा कि इसमें गूगल के जो ऐप्स और ये सारी चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं और आपको मैंडेटरीली इनको रखना पड़ता है, वो वाली कंडीशंस इसमें नहीं रहेंगी। तो भार ओएस आईआईटी मद्रास का इंक्यूबेटेड कंपनी है, वो आप याद रखिएगा, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। इन न्यूज़ आइटम्स के बाद आते हैं फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ में। एक है सी विंड्स इरोड सुंदरबन टेम्पल। तो सुंदरबन आप सबको पता है मैनग्रूव्स के लिए फेमस है, डेल्टा भी फेमस है, बहुत फेमस है। अब यहाँ पर एक टेम्पल है जिसका कोरोजन हो रहा है पानी के कारण और विंड्स के कारण, ठीक है ना। तो सी विंड्स ने इरोड करके रख दिया है एक टेम्पल को जो कि आपका सुंदरबन एरिया में है। 11th सेंचुरी टेराकोटा टेम्पल है ये, 11th सेंचुरी का टेराकोटा टेम्पल है, याद रखेगा। एंड वेरी फेमस, इसका नाम भी याद रखेगा, इसके अलावा जो फैक्ट्स बताऊंगा वो भी याद रखेगा। तो बेसिकली ये जो आपका टेम्पल है, ये इसका नाम है जातर देओल। जातर JATAR, जातर देओल। इट इज़ अ 11th सेंचुरी शिवा टेम्पल, जातर देओल। इट इज़ अ 11th सेंचुरी शिवा टेम्पल लोकेटेड एट रायडीघी। रायडीघी कहाँ पर है आपका 24 साउथ 24 परगना में है, ओनली अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द सी। तो ये रायडीघी आप याद रखेगा, रायडीघी जातर देओल ये टेम्पल का नाम है। एंड इट इज़ बेसिकली शिवा टेम्पल। और इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज स्पेशली द इंक्रीज इन एयर सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण, और वही ग्रेजुअली इरोड कर रही है जो आउटर वॉल है जातर देओल टेम्पल की। अब एक्चुअली देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मतलब ये जो टेम्पल है वो नीचे से इरोड हो रहा है, ऊपर से इतना नहीं हो रहा है। ऊपर से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ट्रीज़ प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो ऊपर के एरिया को तो बचा लेती हैं, वहाँ पे एक मतलब प्रिवेंशन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन नीचे जो है वो एरिया ओपन रहता है, इसका एयर उसमें ज़्यादा पहुँचती है, इसीलिए नीचे ज़्यादा इरोडेड है, ऊपर बहुत कम इरोडेड है। 11th सेंचुरी टेम्पल है जातर देओल। अब एक दो फैक्ट्स और बता दूं पहले मैं। देओल आपने नाम इसमें देखा होगा, तो देओल इज एक्चुअली द टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का जब आप टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ोगे तब आप देखोगे कि वहाँ पे आपका देओल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्टाइल वैसे तो नगरा स्टाइल के अंदर ही आती है। टेम्पल आर्किटेक्चर का आपको पता होगा कि नगरा, द्रविड़ा और वेसारा, उसमें से नगरा जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल थी नगरा, उसका ही पार्ट है उड़ीसा। हालांकि कलिंगा आर्किटेक्चर भी कई लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे दो पार्ट्स मेन रहते हैं इस टेम्पल आर्किटेक्चर में, एक तो टावर और दूसरा हॉल। जो टावर है उसको देओल कहा जाता है और हॉल को जगमोहन कहा जाता है, याद रखिएगा। द टावर इज नोन एज देओल एंड द हॉल इज नोन एज जगमोहना। तो ये जो देओल शब्द यूज हुआ ना, जातर देओल, देओल इज एक्चुअली द टावर, जिसको कई जगह कहीं शिखरा बोलेंगे, कहीं विमान बोलेंगे, है ना, अलग अलग शब्द अलग अलग जगह पे प्रयोग होता है। अब वॉल्स जो होते हैं, चाहे वो देओल हो चाहे जगमोहन के हो, दे आर लेविशली स्कल्प्टेड, उनको बहुत ज़्यादा स्कल्पचरिंग की जाती है ना, आर्किटेक्चरल मोटिव्स के द्वारा बनाया जाता है, ये सब याद रखेगा। और उड़िया लैंग्वेज में श्राइन को देओल कहा जाता है, देओल इज श्राइन इन उड़िया लैंग्वेज एक्चुअली। एंड द टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा आर 3 टाइप्स, 3 तरीके के देओल के बेसिस पे इसको रखा गया है। एक है रेखा देओल, दूसरा है पीढ़ा और या भद्रा देओल, और तीसरा है खाकरा देओल। तो पहला है रेखा देओल, दूसरा है पीढ़ा या भद्रा देओल, एंड तीसरा है खाकरा देओल। ठीक है, तो यू रिमेंबर दीज 3 एज वेल। रेखा देओल का मतलब है इट्स अ टॉल बिल्डिंग विद अ शिखरा। द मोस्ट डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ रेखा देओल इज लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर। तो लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर का रेखा देओल में बना है। श्राइन विद डिफरेंट पार्ट्स इन अ लाइन, यहाँ पे बेसिकली होता है रेखा देओल टॉल बिल्डिंग विद द शिखरा। पीढ़ा देओल स्क्वायर बिल्डिंग विद द पिरामिड शेप्ड रूफ लाइक द विमानास, है ना, जैसे कोणार्क सन टेम्पल हो गया, वो पीढ़ा देओल का एग्जाम्पल है। खाखरा देओल, देओल इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्लोजली अपीयरिंग सिमिलर टू अ द्रविडियन गोपुरम डिज़ाइन। तो गोपुरम डिज़ाइन का रहता है इसमें। एंड यहाँ पे बेसिकली पम्पकिन गुड़ जो खाकराऊ पम्पकिन गुड़ होता है, पम्पकिन गुड़ उसके जैसा दिखता है, मतलब एक ट्रंकेटेड पिरामिड रहता है, ट्रंकेटेड पिरामिड रूफ रहती है, जैसे कि आपके गोपुराज रहते हैं साउथ इंडिया के। तो ऑल दीज आर द टाइप्स, एंड ये 3 तरीके की मैंने आपको बता दी। सुंदरबन हालांकि मैनग्रूव्स के लिए जाना जाता है। मैनग्रूव्स आप सबको पता है कि एक्सट्रीम सैलिनिटी में पैदा होते हैं और एस्चुरीज और यहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे वहाँ ज़्यादा इनका फॉर्मेशन होता है, और इसमें न्यूमैटोफोर्स होते हैं, एक
टर्म याद रखना, न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स आपको पता है कि ये आपके ब्रीदिंग रूट्स कहलाते हैं, ब्रीदिंग रूट्स। इसके रूट्स जो होते हैं बाहर निकले हुए रहते हैं ना, इस तरह से मैनग्रूव्स के, तो ब्रीदिंग रूट्स कहा जाता है इनको, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आपके लिए एक सवाल और दे देता हूँ, चलो मैं गूगल करना है कि मैनग्रूव्स मैप ऑफ इंडिया। तो मैनग्रूव्स का हालांकि मैंने आपको दिखाया हुआ है, इसलिए मैं आपको दोबारा से नहीं दिखा रहा हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो मैनग्रूव्स मैप ऑफ इंडिया गूगल करना, जो आए मैप अच्छा उस जिसमें ज़्यादा लोकेशंस रहें उनकी लोकेशंस मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। याद रखना, ये काम करना है आपको, है ना। मुगल गार्डन्स इज़ नाउ अमृत उद्यान। तो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन्स जिसको कहा जाता था पहले, उसका नाम बदल करके अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। ऑन द ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एज आज़ादी का अमृत महोत्सव, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ प्लीज्ड टू गिव अ कॉमन नेम टू राष्ट्रपति भवन, दैट इज़ द अमृत उद्यान। तो अब जो राष्ट्रपति भवन का उद्यान है उसको अमृत उद्यान कहा जाएगा, गार्डन है उसको अमृत उद्यान कहा जाएगा, ना कि मुगल गार्डन्स, ठीक है ना। इसको डिज़ाइन किया था एडविन लुटियंस ने। कई बार हम लुटियंस दिल्ली शब्द यूज़ करते हैं, तो एडविन लुटियंस ने यूज़ किया, इसको डिज़ाइन किया था। आइकॉनिक गार्डन था, 15 एकड़ में ये फैला हुआ है। इट इनकॉर्पोरेट्स बोथ द मुगल एंड इंग्लिश लैंडस्केपिंग स्टाइल। द मेन गार्डन हैज़ 2 चैनल्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, डिवाइडिंग द गार्डन इनटू अ ग्रिड ऑफ ए स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर गार्डन रहता है, इसको आपको याद होगा, मुगल स्टाइल था एक 4 बाग स्टाइल, जिसको 4 कॉर्नर्ड गार्डन कहा जाता था। 4 बाग, 4 कॉर्नर्ड गार्डन, तो ये स्क्वायर शेप्ड के रहते थे। तो ग्रिड पैटर्न में ही ये गार्डन भी बना हुआ है, और ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एडवर्ड लुटियंस का फैक्ट भी याद रखना। आगे मूव करते हैं। रिसर्चर्स ऑफर टिप्स टू सेव केरला सिंकिंग लैंड। तो अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। अभी नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़ जो है, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़, उसने रिवील किया है कि एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशंस इज़ द मेन रीज़न फॉर प्लाइट ऑफ मुनरो थुरुथु रेसिडेंट्स। मुनरो थुरुथु क्या है? मुनरो थुरुथु याद रखना, केरला का पहला क्लाइमेट रिफ्यूजी वाला एरिया है। मुनरो थुरुथु केरला का पहला क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ वाला रीजन है। क्लाइमेट रिफ्यूजी मतलब कि जो क्लाइमेट के कारण या क्लाइमेट चेंज के कारण वो जगह छोड़ के जा रहे हों। बेसिकली जो ये आइलैंडर्स हैं इस जगह के, दे आर फेसिंग स्टीडी लैंड सब्सिडेंस। यहाँ का जो लैंड है सब्साइड करता जा रहा है, सब्सिडेंस हो रहा है, टाइडल फ्लडिंग हो रही है यहाँ पे, एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिल्कुल घटती जा रही है। इस कारण से ऑल दिस हैज़ लेड टू अ मास एक्सोडस फ्रॉम दिस रीजन। मुनरो थुरुथु रीजन से मास एक्सोडस हो रहा है, लोग भागते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ रखेगा, जो ये भी नेशनल सेंटर फॉर ये अर्थ साइंस स्टडीज़ है, इसने स्टडी किया और कहा कि इसमें एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स लैंडस्केपिंग। द तरीका क्या है? रिवर्स लैंडस्केपिंग। इट इज़ अ प्लान विच इंटीग्रेट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थ एंड सोशल साइंसेस, ताकि जो लैंड है उसकी जो ओरिजिनल जियोमॉर्फिक स्टेट थी वो रिटेन कर ली जाए। तो रिवर्स लैंडस्केपिंग बोलते हैं, मतलब जो प्रेजेंट है वहाँ से ओरिजिनल फॉर्म में जाना है ना, तो ये रिवर्स लैंडस्केपिंग कहलाता है। और यहीं पे अष्टमुडी लेक है आपकी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन एज वेल। स्टडी ने कहा है कि जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है, प्लान्स है, वही यूज़ किए जाने चाहिए टू प्रोटेक्ट दिस अष्टमुडी लेक एज वेल, क्योंकि रामसर लिस्टेड वेटलैंड है अष्टमुडी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसका प्रोटेक्शन भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बाकी आपको ये पता होगा कि केरला में बहुत सारे आपके ये रामसर साइट्स हैं। तो अष्टमुडी हो गया, है ना, वेम्बनाड कोल वेटलैंड्स हो गया, वेम्बनाड कोल भी एक वेटलैंड है, अष्टमुडी हो गया, वेम्बनाड कोल हो गया, वेटलैंड ही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन रीज़न क्या है यहाँ पे नुकसान का? तो अनरेगुलेटेड जो सैंड माइंस हैं एंड रिजल्टेंट जो रिवर बट पूल है, वो एक लार्जी कंट्रीब्यूटर है टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, अनरेगुलेटेड सैंड माइनिंग। हालांकि इसको रोका गया है काफ़ी ज़्यादा वेटलैंड्स के कारण, बट सैंड माइनिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। आगे मूव करते हैं। नोबल्स हेलन अरुणाचल ईड्स इंडियाज़ न्यूएस्ट बटरफ्लाई। तो एक स्वेलो टेल बटरफ्लाई डिस्कवर की गई है अरुणाचल प्रदेश से। हालांकि ये वैसे म्यांमार और सदर्न चाइना
से वियतनाम के रीजन में ज़्यादा की जाती थी, वहाँ पे रिकॉर्ड की गई थी फर्स्ट टाइम, मतलब वहाँ पे रिकॉर्ड की जाती थी। अब ये फर्स्ट टाइम इंडिया में भी रिकॉर्ड की गई स्वैलोटेल, न्यू स्वैलोटेल बटरफ्लाई। इसके कैरेक्टराइज इसमें कि लार्ज डॉर्सल वाइट स्पॉट आपको दिख रहा होगा, ये वाइट स्पॉट दिख रहे हैं, तो डॉर्सल वाइट स्पॉट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये इनको मिला है। तो अब ये नोबेल्स हेलन इसको बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई यूपीएससी पूछता है कि कौन सा क्या है ये, तो नोबेल्स हेलन इज़ एक्चुअली पेपिलियो नोबेली, याद रखिएगा, ऐसा साइंटिफिक नेम है पेपिलियो नोबेली। और नोबेल्स हेलन इज़ एक्चुअली ए स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई जो कि रिकॉग्नाइज की गई है कहाँ से, नामदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश से। तो नामदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से इसको मतलब देखा गया है, पाया गया है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। नोबेल्स हेलन क्लोजेस्ट टू पेपिलियो एंटोनियो फ्रॉम फिलीपींस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज डोर्सल वाइट स्पॉट, याद रखिएगा। ये नोबेल्स हेलन जो है इट इज़ क्लोज है पेपिलियो एंटोनियो जो कि फिलीपींस की बटरफ्लाई है, पेपोलियो एंटोनियो, और ये क्या है, पेपिलियो नोबेलाई, ठीक है ना। एंड दिस बटरफ्लाई का जो मिला है, इसका मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बटरफ्लाइज आर कंसीडर्ड अ वाइटल इंडिकेटर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी के की इंडिकेटर है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है क्योंकि जो बेल प्रोसेस है वो बहुत टीडियस होती जा रही है। देखो क्या होता है कि बेल प्रोसेस के लिए जब कोई व्यक्ति बेल के लिए अप्लाई करता है तो जो गवर्नमेंट है, मतलब जो प्रोसिक्यूशन है, सरकारी वकील जो रहेगा, वो क्या करेगा, उसको बेल ना मिल पाए ऐसी कोशिश करेगा। अब यही यहाँ पे जो जज हैं, यहाँ पे जज हैं जस्टिस संजय किशन कौल जी, इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर केस में बेल का कोई भी सड़ा सा भी केस है तो उस पर जा कर के अपील कर रही है, ऊपर तक जा कर के अपील कर रही है। इस कारण से बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं टॉप कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस पेंडिंग हैं जो कि बेल के केसेस हैं। तो वही जज का कहना है कि गवर्नमेंट को एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, हर केस में उनको फाइट नहीं करनी है। देखो लिखा है एंड रिफ्रेन फ्रॉम फाइटिंग एवरी केस ऑफ द बेल, हर बेल के केस को आप फाइट करोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसमें इतनी वैकेंसी हो जाएगी, इतनी पेंडेंसी हो जाएगी कि टॉप कोर्ट को 300 से लेकर 700 साल तक लग जाएंगे केवल करंट बैकलॉग को ख़त्म करने में आपके बेल केसेस की। तो इसीलिए जस्टिस संजय किशन कौल जी ने ये कहा है कि आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वो करनी पड़ेगी, है ना। ही इज़ अ सीनियर जज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड उन्होंने कहा कि आपको कुछ नई टेक्निक निकालनी पड़ेगी क्योंकि आप हर केस को, अगर बेल के केस को अपोज करोगे, फाइट करोगे, हाँ हो सकता है कुछ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस हों, मर्डर केसेस हों, रेप केसेस हों, रेप में तो खैर बेल है नहीं, लेकिन बाकी इस तरह के कोई और केसेस हैं तो आप वहाँ पर करो। लेकिन जब सिंपल केसेस हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब चार्जशीट से ज़्यादा आपको इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप उन केसेस को आप छोड़ सकते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पे, और इससे क्या है, जेल जो है वो एक रूल नहीं बनना चाहिए, जेल शुड बी एन एक्सेप्शन रादर देन रूल, और ये यही अपोजिट काम जो है वो हमको बंद करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको देखना है। यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर, मोर इंसाइट्स ऑन हाउ हार्मोन थेरेपी वर्क्स। तो अभी आप सबको पता है कि इंडिया में और वर्ल्ड में भी ब्रेस्ट कैंसर के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। द नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग अ लॉट। ऐसे में एक ट्रीटमेंट आया जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट प्रायर टू द ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी। मतलब कि अगर आप प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट करवाते हैं प्रायर टू द ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी तो वो क्वाइटली आपके जो सर्वाइवल के रेट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के पहले अगर आप प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट या प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी आप ले लेते हैं, तो दैट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ योर सर्वाइवल। तो दिस हैज़ बीन द मेन थिंग। उन्होंने ये भी देखा है कि जब हार्मोन ट्रीटमेंट आप, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ट्रीटमेंट आप कराएंगे तो जो एक्सप्रेशन है माइक्रो आरएनएस का वो रिड्यूस हो जाएगा या डाउन रेगुलेट हो जाएगा इन रिस्पॉन्स टू द हार्मोन ट्रीटमेंट। दो पर्टिकुलरली माइक्रो आरएनएज हैं जो डाउन रेगुलेट होते हैं, जो कि हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपका जो सर्वाइवल का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। द रेट ऑफ योर सर्वाइवल विल इंक्रीज, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द स्टडी हैज सेड। बहुत ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नॉर्मल फैक्ट्स से अगर आपने देख लिए जो मैंने आपको बताए, दो प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट क्यों सजेस्ट की जाती है, मतलब आपको जब आप ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी लें उसके पहले आप प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट अगर कराएं तो आपका जो रेट ऑफ सर्वाइवल है तो बढ़ जाएगा। देखो होता क्या है कि जो आपका माइक्रो आरएनए होता है ना,
वो आपके SGK1 एंजाइम को कम कर देते हैं। SGK1 एंजाइम, ये आपके लिए अच्छा है, याद रखिएगा। तो SGK1 एंजाइम को कम कर देते हैं माइक्रो RNA। अब प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट क्या करता है, माइक्रो RNAs को कम कर देता है उनके काम को। अगर माइक्रो RNAs कम हो जाएंगे तो SGK1 क्या हो जाएगा, SGK1 इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। और SGK1 जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो आपका जो ये सर्वाइवल रेट है तब बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ब्रेस्ट कैंसरस सेल्स को बढ़ने नहीं देते। देखो यहाँ लिखा है थ्रू द एक्शन ऑफ SGK1, मतलब SGK1 के एक्शन के कारण जो आपके ब्रेस्ट कैंसर सेल्स हैं वो बार बार मतलब उनका जो इंक्रीज़ है वो रोक देता है, वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। यहाँ पे लास्ट में लिखा भी है कि हार्मोन थेरेपी जो टारगेट करता है वो हार्मोन रिसेप्टर्स को इन द ब्रेस्ट कैंसर सेल्स टू स्लो और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर, है ना, उसको रोकने के लिए करता है। एंड इट इज़ अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो कि आप किसी के साथ भी ले सकते हैं, चाहे वो थेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, चाहे वो सर्जरी हो, रेडिएशन हो, किसी के साथ भी ले सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। डोमेस्टिक गोट्स एज अ ड्रग फैक्ट्री, तो यहाँ पर डोमेस्टिक गोट्स की बात चल रही है एंड किस तरीके से दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन द इकोनॉमी बट ऑल्सो इन डिफरेंट फील्ड्स, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ डोमेस्टिक गोट जिसका यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या लिखा है, कैपरा हिरकस। तो पहले तो आप ये लिख लीजिएगा कि डोमेस्टिक गोट साइंटिफिक नेम है कैपरा हिरकस, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे वेराइटीज़ के भी नाम लिखे हैं, उनके काम भी लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो जो इम्पॉर्टेंट है। तो राजस्थान में द मोस्ट नंबर ऑफ गोट्स, जहाँ पे मारवाड़ी गोट बहुत ज़्यादा फेमस है ना। इट इज़ वेरी हार्डी एंड वेल अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ऑफ राजस्थान, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है। इसके अलावा एक और ब्रीड है जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है, तेलंगाना एंड नॉर्थ कर्नाटका में पाई जाती है, वो है ओस्मानाबादी। ओस्मानाबादी इज़ ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ गोट, है ना। तो अगर आपसे UPSC पूछ ले कि मारवाड़ी, ओस्मानाबादी, मालाबारी ये कौन सी वैरायटी हैं, तो ये गोट्स की वैरायटी हैं। मालाबारी गोट भी, जिसको टेलीचेरी भी कहा जाता है, नॉर्थ केरला की, इट्स अ प्रोलिफिक ब्रीड विद लो फैट मीट एंड शेयर्स द ट्रेड्स विद द बीटल गोट्स ऑफ पंजाब। तो बीटल गोट्स आपकी कहाँ की हैं, पंजाब की हैं। इसके अलावा ब्लैक बंगाल गोट, इट्स अ वाइटल कंट्रीब्यूटर टू द लाइवलीहुड ऑफ द रूरल पुअर ऑफ बांग्लादेश पीपल। तो आपको ब्लैक बंगाल गोट भी याद रख सकते हैं आप लोग। फिर इसके अलावा गोट को पुअर मैंस काऊ भी कहा जाता है, जो लोग गाय नहीं अफोर्ड कर सकते वो गोट ले लेते हैं, तो पुअर मैंस काऊ। इंडियन हाईलैंड्स हैव स्कैंड पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड गोट्स फ्रॉम विच डोमेस्टिक गोट्स और शीप्स हैव इवॉल्व्ड। दे इंक्लूड मारखोर एंड हिमालयन एंड नालगिरी ताहर। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के नाम भी याद रखेगा डोमेस्टिक गोट्स और शीप्स जो कि यहाँ इवॉल्व हुई हैं, मारखोर, हिमालयन एंड नीलगिरी ताहर। तो ये अलग अलग वेराइटीज़ हैं जो कि हैं, या इनको भी याद रखेगा। फिर उत्तर प्रदेश की एक वैरायटी है जमुनापारी गोट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, जमुनापारी गोट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, दिस इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इसके अलावा बात है इनकी थेरापेटिक यानी कि मेडिसिनल पर्पस में किस तरीके से गोट आप का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि पहली सक्सेस आई थी अट्रिन, अ ट्रेड नेम फॉर गोट प्रोड्यूस्ड एंटीथ्रोम्बिन 3 मॉलिक्यूल। तो एंटीथ्रोम्बिन 3 मॉलिक्यूल जो है गोट से प्रोड्यूस होता है। एट्रिन इसका नाम था, ATRYN, एट्रिन, एंटीथ्रोम्बिन 3 मॉलिक्यूल्स गोट प्रोड्यूस्ड है। ये क्या काम करता है, इट कीप्स द ब्लड फ्री फ्रॉम क्लॉट्स, ये ब्लड को क्लॉट से मुक्त रखता है। एंड इट्स डेफिशिएंसी जो कि इनहेरिटेड होती है, इट कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस सच एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसके कारण हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल पर्पस भी है, उसी के बारे में ये बताया जा रहा था। आई होप यू विल रिमेंबर इट। वाई द सुप्रीम कोर्ट इज़ इन एग्जामाइनिंग द मैरिज लॉज फॉर माइनर्स। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अभी जो मैरिज की एज है वो 21 साल है फॉर गर्ल्स एंड 18 साल है फॉर बॉयज़, ठीक है ना। लेकिन जो पर्सनल लॉज हैं मुस्लिम्स के, मोहम्मदन पर्सनल इस्लामिक लॉज जो हैं, उनमें 15 साल की एज में भी शादी हो जाती है। अब यहाँ पे पॉक्सो का एक नियम है जो कि 18 साल से कम के व्यक्ति को बच्चा मानता है, जो भी गर्ल है, एंड उसके साथ सेक्सुअल किसी भी तरीके का कंसेंशुअल हो चाहे नॉन कंसेंशुअल हो, वो रेप की कैटेगरी में रखा गया है। तो ऐसे में अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है पॉक्सो का फ्रॉम द मुस्लिम पर्सनल लॉज, उसके कारण दोबारा से एग्जामाइन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्या जो पर्सनल लॉज हैं उनके अंतर्गत हम शादी अलाउ कर सकते हैं व्हेन देयर इज़ पॉक्सो, व्हेन देयर इज़ ऑल दीज थिंग्स।
तो ये बड़ा सवाल है जिसको डिटरमाइन किया जाएगा, एंड नाउ दिस डिटर्मिनेशन जो है यही आपका किया जाएगा। और कौन से लॉज हैं इंडिया में? तो इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 का है, जो कि अमेंड करना चाहता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, और ये इंक्रीज़ करेगा जो एज है मैरिज की फॉर वुमेन 18 to 21। अच्छा, मैंने ऊपर शायद वुमेन में 21 बोल दिया था, बॉयज़ में 18 बोल दिया था। वो बॉयज़ में 21 है, वुमेन में 18 है। तो मेक दैट करेक्शन प्लीज़, काइंडली मेक दैट करेक्शन। एंड यहाँ पे अब जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल है 2021 का, वो 18 से 21 ज़रूर वुमेन की एज बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, ठीक है ना। इसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है हालांकि। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे चल रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉज हैं इंडिया में मैरिज से रिलेटेड, लेकिन वो सारे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जो आप मेन है वो आप जानते रहें। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो स्टॉक मार्केट्स हैं, पहले वहाँ पे T+2 साइकिल चलती थी, T+2 डेज साइकिल चलती थी। अब वहाँ पे T+1 साइकिल में ट्रांजिशन कर लिया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट अब किस में वर्क करेगा? T+1 सेटलमेंट उसमें साइकिल पे काम करेगा, ठीक है ना। अभी भी US, यूरोप एंड जापान जो है वो T+2 सेटलमेंट साइकिल है। हमारे यहाँ T+1 आएगा, सेबी ने ऐसा कहा था। अब ट्रेड में देखो 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड, दूसरा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, एंड तीसरा है क्लियरिंग एंड तीसरा है सेटलमेंट, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड, क्लियरिंग एंड तीसरा है सेटलमेंट, ठीक है। तो ये पूरा जो वर्क कंप्लीट होता था अभी वो T+2 में कंप्लीट, मतलब जिस दिन आपने एग्जीक्यूट किया वो T हो गया, उसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा का टाइम लगता था, है ना, आपके यहाँ आपके स्टॉक जो, क्योंकि बीच में एक हमेशा जो ट्रेड होता है वो हमेशा एक बीच के किसी पार्ट, मतलब एक आपका एजेंट होगा ही होगा बीच में, चाहे आप ऐप्स के थ्रू कर रहे हैं, चाहे अपने थ्रू कर रहे हैं, चाहे डीमेट अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, कहीं भी आप करेंगे तो वो हमेशा एक बिचौलिया यानी कि जो मिडिल मैन होगा उसके थ्रू करेगा, ठीक है ना। तो ये T+2 साइकिल था, अब इसको चेंज करके T+1 कर दिया गया। तो बस अब यही आप इसको दिमाग में याद रखिएगा। हालांकि T+1 करने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, उनको एंड टू एंड प्रोसेसेस चेंज करनी पड़ेगी, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट लगेगा और सारी चीज़ें होंगी। बट दैट इज़ अ न्यू थिंग विच इज़ हैपनिंग। आई होप यू विल रिमेंबर इट, इसको याद रखेगा। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड दैट इज़ इट फॉर द डे। एक लास्ट न्यूज़ और देख लीजिए, MSCI क्या है? MSCI क्या है? ये एक US बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने, अभी आप सबको याद होगा, उस कारण से अडानी के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर गए थे। तो इंडेक्स प्रोवाइडर है MSCI जो है, वो एक इंडेक्स प्रोवाइडर है ना, रैंकिंग और इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने बेसिकली कहा है कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हम देखते हैं कि क्या इसमें वाकई अडानी जो स्टॉक्स हैं वो फाल्टर कर गए हैं कि नहीं कर गए हैं। तो MSCI इज़ अ इंडेक्स प्रोवाइडर, उसने अडानी का फीडबैक मांगा है, ठीक है ना, हिंडनबर्ग के एलिगेशन के ऊपर। तो ऑल these things are there. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.